हाँ, तो इधर ध्यान दो। पहले तो देखो, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसका स्टेटमेंट हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, 9th 8th की बुक में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो है एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another form। बराबर, ये स्टेटमेंट तो सबको पता ही है, और ऐसा होता भी है ना। एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड टू केमिकल। वैसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्जन होता है, पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्जन होता है। ठीक है, अभी ये बटन अपन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हो जाता है, ये फैन घूमने लगता है। सो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains remains constant। ये शायद आपको ये फिजिक्स में दिया था कि ये स्टेटमेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्व होना मतलब क्या है? सेव, सेव होना। ठीक है, मतलब ये लॉ बोलता है कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो वहां पे एनर्जी कंजर्व हो जाती है, मतलब कोई लॉस या गेन नहीं होता। ये इनका बोलने का मीनिंग है एक्चुअली। अब ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन याद है? पहले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मैटर को साइड में कर दो, एनर्जी की बात चल रही। एनर्जी एक्सचेंज अगर नहीं हो रही आइसोलेटेड में, इसका मतलब जो भी एनर्जी अंदर है वो कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी अंदर नहीं आ रही, अंदर से बाहर भी नहीं जा रही है, क्योंकि वॉल जो है वो इंसुलेटेड है। ठीक है, तो वो हिसाब से एनर्जी कंजर्व हो। तीसरा इन्होंने बोला कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर क्या इमेजिन करेंगे अपन? कुछ भी नहीं। तो जो भी है यूनिवर्स के अंदर ही है। ठीक है, एनर्जी अगर कहीं से रिलीज भी हो रही है, जैसे सन, तो पता है कितनी एनर्जी सन से रिलीज होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, कॉस्मिक रे निकलता है, तो जाता कहाँ पे? यूनिवर्स के अंदर ही रहता है ना। ठीक है, तो टोटल एनर्जी उनके हिसाब से क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब देखो, तुमने ये भी पढ़ा होगा कि इनके लॉ के हिसाब से एवरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। बट ऐसा हर जगह होता नहीं है, हीट की जगह पे ऐसा नहीं होता, इसलिए तो कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं। 100% ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? कार्नोट साइकिल में यही तो बताया गया ना कि हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क 100%। ऐसा कोई मशीन आज तक नहीं बना जो हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर सके, बिकॉज व्हेन देयर इज अ कन्वर्जन देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस होगी, है ना। इंजन में ऐसे ही होता है, 100% में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी का सिंक में जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, और हीट का जो फ्लो भी है वो यूनिडायरेक्शनल है। हीट नेवर फ्लोज फ्रॉम
कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, तो पॉसिबल ही नहीं। ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड, हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। उसके लिए फिर तुमने ये पढ़ा, रेफ्रिजरेटर पढ़ा है क्या? हाँ, रिवर्स हीट इंजन बोलते हैं उसे। हाँ, तो वहां पे उल्टा हो जाता है ना। तो ये अपने को स्टेटमेंट है। अभी इसके ऊपर तुम्हारे को बोर्ड का क्वेश्चन आता है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और मैं बोलूं तो दो लिखो कम से कम, अगर याद आए तो तीनों लिख देने का, क्योंकि ना 2 मार्क्स के लिए आता है। अभी एक लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, सही भी लिखा होगा तो पूरा मार्क्स नहीं देंगे। तो बेटर है कि 2 स्टेटमेंट कोई भी लिख देना इसमें से, ठीक है। और अगर याद है तो तीनों ही लिख दो, कोई बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, एक स्टेटमेंट था पुराने सिलेबस में, वो अभी नहीं है। उसमें ये लिखा गया था कि जब कोई भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कहीं से डिसअपियर होती है, तो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट की कोई दूसरी एनर्जी उधर अपीयर हो जाती है। ये भी एक स्टेटमेंट ऐड, सेम ही चीज है, बात तो वही है, ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट अभी नहीं है बुक में, बट इतना इनफ है। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन, और वो इक्वेशन अभी मैंने तुमको थोड़ा टाइम पहले ही बोला, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। सो इट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, कुछ याद आ रहा है? देखो, वो तो तुमको पता है ये सब क्या है। डेल्टा यू क्या है? हाँ, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्यू जो है वो तो हीट है, और डब्ल्यू क्या है? वर्क, बराबर। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम इधर ध्यान दो। तो इसी को हम लोग डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं ना। और ये जो होगा ना, दिस दिस विल बी फॉर इन्फिनिटिजिमल चेंज। इन्फिनिटिजिमल, बराबर है ना, स्मॉल चेंज के लिए ये वाला यूज करेंगे। तो बेसिकली ये इक्वेशन से हमको ये पता चलता है, इस इक्वेशन से, कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज द सम ऑफ, सम किसका है ये? सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट Q supplied to the system, supplied to the system, and work done, work done on the system. ओके, चलो अभी इधर ध्यान दो भाई, अपना नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। चलो ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन आता है यहाँ, 2 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन है। वो लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे, जैसे मैंने एक दो क्वेश्चन देखा है जिसमें वो लोग है ना स्टेटमेंट तो पूछते हैं फर्स्ट लॉ का, और उसके साथ वो लोग बोलते हैं कि अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा कुछ आ जाता है। अब फर्स्ट लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस पे कैसे अप्लाई करें? तो अपने पास 4 प्रोसेस है जिसपे अपन फर्स्ट लॉ अप्लाई करने वाले। तो पहला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके थे। अभी साइलेंट रहो जरा, इधर ध्यान दो। आइसोथर्मल में
हमने जो पढ़ा पहले वो लिख देते हैं कि हमने पढ़ा कि टेम्परेचर जो है ना वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, जिससे डेल्टा टी जीरो हो जाता है, और डेल्टा टी जीरो होने की वजह से डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर जब खत्म किया था तभी बोला था इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वहां पे डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। दिख रहा है इधर डेल्टा यू जीरो आइसोथर्मल, तो ये जीरो रख देंगे यहाँ पे, बराबर है। अब इसके दो इक्वेशन आप बना सकते हो, दो अलग अलग। तो एक आपका बनेगा Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दूसरा आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू माइनस। ये दोनों पे अपने को जरा सा समझना है कि ये इक्वेशन अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस करते हो तो उस टाइम पे एनर्जी का एक्सचेंज चलता रहता है। इसको समझो, देखो Q और W में ना इधर साइन अपोजिट है। प्लस Q का मतलब क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब मान लो 10 किलो जूल हीट सिस्टम में आ गई, अब ये प्लस 10 हो गया, लेकिन फिर सिस्टम टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा, 10 किलो जूल। तो इससे टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। ये आपको कार्नोट साइकिल में समझा होगा अगर आपको याद है। जहां जहां आइसोथर्मल एक्सपांशन है और आइसोथर्मल कंप्रेशन है वहां पे वर्क होता है। वर्क इसलिए होता है क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट क्यू होती है। अब यार हीट अगर सिस्टम में एंटर कर रही है या सिस्टम से बाहर जा रही है तो टेम्परेचर में फर्क आ सकता है। तो सिस्टम उसको बैलेंस करने के लिए वर्क करता है, या तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर मान लो भाई दर्शील, तुम लोग है ना यार, मेरे को डिस्टर्ब मत करो ना बीच बीच में, नेक्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। मेरे को थोड़ी बोला, उसको बोल दर्शी, तेरा नाम दर्शील कब से हो गया भाई। तो वो कार्नोट साइकिल में ये चीज बराबर बताई गई है कि भाई अगर मान लो सिस्टम 10 किलो जूल हीट रिलीज करता है लेकिन वो आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है, तो फिर क्या होगा, अब वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, वो 10 किलो जूल गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे, तो फिर वो बाहर से वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो फिर वो टेम्परेचर फिर से मेंटेन। एग्जैक्टली वही लिखा है, क्योंकि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज पॉजिटिव इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये वर्क डन बाय द सिस्टम का। अच्छा, अगर डब्ल्यू पॉजिटिव रहा मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो अगर सिस्टम पे वर्क हुआ है, मान लो 20 किलो जूल वर्क हो गया सिस्टम, तो सिस्टम में 20 किलो जूल ऐड हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो फिर यहां से होगा क्या, Q इज दी हीट रिलीज बाय द सिस्टम, नेगेटिव है, एग्जैक्टली 20 किलो जूल हीट रिलीज हो जाए, तो फिर इससे टेम्परेचर एक्सचेंज होना जरूरी है। एनर्जी का एक्सचेंज, अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। एनर्जी का एक्सचेंज चलता रहता है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी का एक्सचेंज बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर कोई एक ही चीज चलती रही, मान लो सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो फिर तो टेम्परेचर कांस्टेंट कहां से रहेगा, तो बढ़ता रहेगा। और अगर सिस्टम से हीट रिलीज ही करता जा रहा है तो फिर कम होता रहेगा। तो तुमको तो कांस्टेंट रखना है ना, तो यू नीड एन एक्सचेंज, समझा। तो ये उसके लिए दिया गया है, तो इसको याद रखो, आइसोथर्मल का सेकेंड प्रोसेस, उसका नाम क्या है भाई, एडियाबैटिक। ठीक है, अब एडियाबैटिक में हमने क्या पढ़ा था जरा याद करो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बराबर। और जब हमने ये बोला तो हमने ये उस टाइम पे लिखा था कि भाई जब नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है तो Q का वैल्यू जीरो होता है ना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन
सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना है Q इक्वल टू 0, बराबर। Q 0 है ना। अब अगर Q 0 है, आप फिर से यहाँ पे अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और देखो कि इक्वेशन में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, क्या आएगा भाई, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q तो 0 है, so delta U is equal to 0 plus W, so therefore delta U equal to W आएगा। तो ये लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। देखो, ध्यान दो आप, डेल्टा U इक्वल टू W, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो W पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के साथ है। W पॉजिटिव होने का मतलब क्या पड़ा था, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। और लास्ट टाइम हम इंटरनल एनर्जी में पढ़ रहे थे, अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा तो एनर्जी विल बी एडेड टू दी सिस्टम। एनर्जी ऐड होगी तो डेल्टा यू तो इंक्रीज होएगा, डेल्टा यू भी इंक्रीज होएगा। बट अगर डब्ल्यू पॉजिटिव रहा, सॉरी नेगेटिव रहा, तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। सिस्टम वर्क करेगा मतलब लॉस हो जाएगी एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन मेरे को इसमें एक और एक चीज ऐड करनी है, अभी सुनो ध्यान से। देखो भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब जो वॉल है वो इंसुलेटेड वॉल है, बराबर है कि नहीं। अब इंसुलेटेड वॉल में अगर मान लो सिस्टम वर्क कर रहा है, अभी ये वाला सीन है, ये W नेगेटिव है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम अगर वर्क करेगा तो भाई वो एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी करेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा वर्क करने के लिए, कि बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही। समझ में आया कि नहीं। तो ये इक्वेशन अपने को बताता है कि वर्क आपका नेगेटिव आया ना, इसका मतलब होता है वर्क डन by the system, by the system at the expense of, at the expense of इंटरनल एनर्जी। तो सीधी बात है, अगर इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे काम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कहां से बढ़ेगी, तो कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये अपने को याद रखना है, ये अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने एक्चुअली दिया है, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही, तो जो भी एनर्जी अंदर की है वही यूज होगी वर्क करने। ये आ चुका है बोर्ड में, ये वाला, ये पीवाईक्यू ऑलरेडी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने बोला था, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक वॉल्यूम वाला, कांस्टेंट वॉल्यूम। थर्ड इज आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक थोड़ा याद करो भाई। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम है और क्या क्या है, सब सब याद रखो। हाँ, डेल्टा वी जीरो के साथ साथ वर्क डन जीरो, बराबर। ले, हाँ, तो अपने को पहले तो ये याद रखना है, आइसोकोरिक में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम जो होता है वो थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट। उससे डेल्टा भी जीरो हो जाता है, तो वर्क डन भी क्या होता है, वर्क डन भी जीरो हो जाता है। करेक्ट है। तो अगेन हम अप्लाई करेंगे इसको, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू तो जीरो है ना, तो क्या हुआ इधर, क्या बचा, क्यू प्लस जीरो। सो देयर फॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। अब सुनो इधर, अब जब इधर क्यू लिखते हैं ना, तो ये सिर्फ क्यू नहीं होता, ये क्यू वी होता है। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यू वी क्यू होता है, ये क्यू वी काहे लिखते हैं।
अब देखो भाई, डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, इट कैनॉट बी इक्वल टू अ पाथ फंक्शन। उधर सिर्फ क्यू होता ना, क्यू तो पाथ फंक्शन है, बीच में साइन इक्वल का है, कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू हीट, तो है ही वो, क्यू तो है, इट इज हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू वी। और ये जो क्यू वी है ना, जो अभी मैंने लिखा, ये हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तुमको एक एंट्रेंस का क्वेश्चन बताता हूँ नीट का, ये नीट का ही क्वेश्चन है जो भी मैं लिख रहा हूँ। पूछा था, क्वेश्चन पूछा था नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अ पाथ फंक्शन, और उसमें से एक था, सॉरी पाथ फंक्शन नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ये पूछा, नॉट अ पाथ फंक्शन। उसमें से एक ऑप्शन यही था, क्यू था, डब्ल्यू था, स्पेसिफिक एक हीट कैपेसिटी था, और फिर एक क्यूवी था। अब क्यूवी जो होता है वो, और सिर्फ क्यू जो होता है, इसमें फर्क है। क्यू इज ओनली हीट, बट क्यू वी इज हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो है इक्वल टू किसके, डेल्टा यू। अब यार आपका लेफ्ट हैंड साइड जब स्टेट फंक्शन है, तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या होगा? तो इससे ये समझा कि भाई क्यूवी एक स्टेट फंक्शन, इसको याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यूवी इज अ स्टेट फंक्शन, हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आइसोबारिक। क्या क्या पढ़ा था आइसोबारिक में बताओ? प्रेशर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, तो डेल्टा पी जीरो रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत लोग को ऐसा भी मैंने देखा है मिस्टेक करते हुए लोगों को, डेल्टा पी जीरो होता है तो उनको लगता है कि यहाँ भी डब्ल्यू जीरो, वर्क डन। नहीं, कैसे जीरो? क्योंकि वर्क डन अपना जो है वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है। डेल्टा वी थोड़ी जीरो है इधर, हमें वॉल्यूम तो चेंज होएगा ना, प्रेशर कांस्टेंट रखा है ना हमने, वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तब डब्ल्यू जीरो आता है, उधर नहीं आता। अब अगर अपन वापस से फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो ध्यान दो इधर, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सब लोग जरा रिकॉल करो, लास्ट लेक्चर में डब्ल्यू का एक इक्वेशन दो पढ़े थे वैसे तो, अभी हम लोग यहाँ लेने वाले हैं, सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा, बस इसको यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे। फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू, सुनो इसको क्यू नहीं लिखना है, क्यूपी माइनस, हाँ, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। और अगर आपको क्यूपी निकालने पूछा है, जो कि न्यूमेरिकल है भी अपने बुक में, क्यूपी का न्यूमेरिकल है, तो क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसको इधर ले लो, प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये जो लास्ट का इक्वेशन है ना, बहुत काम का है, क्योंकि अभी आज एक और इक्वेशन निकालने वाले हैं, उसमें ये यूज होगा। अब जरा ध्यान दो इधर, जैसे मैंने यहाँ पे क्यू नहीं लिखा था, क्यू वी लिखा था, यहाँ भी मैंने वही किया है। इसका रीजन बताता हूँ, ये राइट साइड का जो टर्म है ना, ये भी सब स्टेट फंक्शन है। अभी मैं तुमको प्रूफ करूंगा एक दो स्लाइड में कि ये स्टेट फंक्शन कैसे है। तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो बीच में इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी स्टेट फंक्शन होना चाहिए। तो ये स्टेट फंक्शन अगेन एक और स्टेट फंक्शन है, मतलब जो आपका क्यूपी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और ये भी याद रखो कि क्यूपी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। दोनों के दोनों क्यूपी और क्यूवी स्टेट फंक्शन है।
क्यू स्टेट फंक्शन नहीं है, तो चाहिए तो साइड में कहीं पे नोट में लिख लो, क्यू इज अ क्यूपी एंड क्यूवी इज अ स्टेट फंक्शन। ऐसा लिख लो तो याद रहेगा, नहीं तो तुम क्यू को भी स्टेट फंक्शन लिख के आओ, क्या हो गया गधो, खत्म हो गया। हाँ, एंथैल्पी, चलो बताओ अभी तुम्हारे को एंथैल्पी के बारे में क्या आइडिया, व्हाट इज एंथैल्पी? नहीं वो सब ठीक है, वो छोड़ दो, मेरे को बेसिक चीज चाहिए कि एंथैल्पी से हमको पता क्या चलता है। हाँ, ये समझ लो। हाँ, हीट कांस्टेंट। अरे जोर से बोल, उस दिन बैठा था ना मॉर्निंग के लेक्चर में। अरे कल मॉर्निंग, कल नहीं बैठा था मॉर्निंग में। एंथैल्पी, साइलेंट साइलेंट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, नॉट कांस्टेंट, सिस्टम की टोटल हीट। ठीक है, खाली दोनों जरा शांत बैठ। देखो, अब सबसे पहले तो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एंथैल्पी जो है विच इज एच इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। पीवी वर्क समझ में आ गया है ना, पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मतलब ये बोल रहा है कि एच जो है ना, एच ये सम है दो लोगों का, यू एंड पीवी। पीवी भी तो एनर्जी है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो एच जो है वो यू प्लस पीवी होता है, ये थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है। अब आगे के पॉइंट पे ध्यान दो, तुम राइट साइड के तीनों टर्म्स को देखो, वो तीनों स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट। तो इससे पता चलता है लेफ्ट वाला भी स्टेट फंक्शन होना चाहिए, बराबर है। तो अपने को पता चला कि भाई अपने को एंथैल्पी नहीं निकालनी होती है, अपने को निकालनी होती है चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा एच। तो आपको पता चल गया कि भाई डेल्टा एच भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, स्टेट फंक्शन है तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। ओके, इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर वन दे दो, इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एच टू एच वन का वैल्यू निकालना है। तो ऊपर लिखा है ना एच किसके बराबर होता है, यू प्लस पीवी। तो मैं क्या करता हूं फिर, एच वन की जगह में लिखता हूं यू वन प्लस टी वन वी वन, और एच टू का इक्वेशन बना देंगे यू टू प्लस टी टू वी टू। इनको दे दो इक्वेशन टू नाम दे दो इसको, और इक्वेशन दे दो इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये दोनों इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन। तो यहां लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन, इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन। जो मैं अभी पूरा ही लिख रहा हूं ना, ये 2 मार्क्स के लिए आता है, और जैसा बता रहा हूं वैसा लिख लेना, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी ज्यादा लिखनी नहीं है। अब आपने टू और थ्री को जब वन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो मिलेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू यू टू प्लस टी टू वी टू माइनस
U1 प्लस P1 V1, ब्रैकेट में लिखा है मैंने उसको, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस U1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस P1 V1। अब U वाले टर्म को एक साथ ले लो, P2 P और V वाले टर्म को एक साथ ले लो, आपको मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1, फिर उसके बाद प्लस P2 V2 माइनस, अब ये सबको पता है U2 माइनस U1 क्या होता है, डेल्टा U होता है, बराबर। हम लिखेंगे इसको क्या, डेल्टा U प्लस इसको डेल्टा PV लिख सकते हैं क्या, ठीक है, डेल्टा PV लिख सकते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है इफ P इक्वल टू P एक्सटर्नल हुआ, अगर व्हाट इज मीन बाय P इक्वल टू P एक्सटर्नल, इनिशियल नहीं, सुनो, ये बेटा P जो है वो सिस्टम का प्रेशर है इनसाइड द सिस्टम, P एक्सटर्नल बाहर का, अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो अभी ध्यान देना इधर। और दूसरा, तो रुको, इसको पहले ऐसा लिखो, रुको बताता हूँ, सुनो क्या करो, थोड़ा चेंज करो इसको, ऐसा लिखो, इफ P1 इक्वल टू P2 हो गया, पहले ये लिखो, अगर P1 इक्वल टू P2 हो गया तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, अबे कांस्टेंट हो गया ना, P1 P2 बराबर है, प्रेशर कांस्टेंट हो, उसको अगर उसको अपने P लिखा तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हो जाएगा, अरे बराबर है ना, डेल्टा P भी, डेल्टा P नहीं लिख सकता मैं उसको फिर, क्योंकि वो कांस्टेंट हो चुका है अभी, अगर ये कांस्टेंट रहा तो, इफ लिखा है इसलिए अपन ने, अगर दोनों प्रेशर सेम है मतलब ये P ले लिया अपन ने, बाहर लिखा। अब वो बोलता है कि भाई ऐसा मान लो, अज्यूम कि भाई P इक्वल टू P एक्सटर्नल हो गया, इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड का प्रेशर, तो यही फॉर्मूला को आप क्या लिखोगे, डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल। अच्छा, ऐसा क्यों करने बोल रहे हैं, देखो अपने को अभी तुमको समझेगा, एक स्लाइड दो स्लाइड पहले मैंने ये राइट हैंड साइड वाला टर्म लिखा था, मैंने आपको बोला था यूज होएगा, ये देखो, अगर P इक्वल टू P एक्सटर्नल लिखा हमने, तो डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V किसके बराबर है, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये QP है तो से देयरफॉर डेल्टा H किसके बराबर हो गया, तो क्या डेल्टा H स्टेट फंक्शन है, तो प्रूफ हो गया QP स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, तो QP स्टेट फंक्शन होता है, यहां से प्रूफ हो गया। सो ये अपने को प्रूफ करना था, व्हाट इज डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी। अभी आप लोग दो चीजें याद रखो, मैं साइड में नोट में लिख के दे रहा हूं, ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, ठीक है। एक तो याद रखो ये वाला पहला, डेल्टा U जो होता है ना वो इक्वल टू QV होता है, और जो डेल्टा H होता है वो इक्वल टू QP होता है, मतलब हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी होता है। एक्चुअली ना ये बहुत डिटेल में आगे, इसके ऊपर बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स है, बट वो तुम्हारे सिलेबस के बाहर है सब, डिग्री लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं इसको। CPCV पढ़ा है क्या तुमने, उसमें भी यूज होता है, CPCV में भी यूज होता है, गया। तो ये जो अभी मैंने डिराइव किया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के लिए आएगा, और इसमें देखो भाई कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए किसी को, सॉरी, क्योंकि एकदम इजी है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है, पुट करना है, और ये फाइनल सारी इक्वेशन ही है, यहाँ पे पहुंचना है अपने को, डेल्टा H इज इक्वल टू QP, ये आपको न्यूमेरिकल में यूज होएगा भैया,
ये रिलेशन मैंने इसलिए साइड में लिख के दिया है, QV इक्वल टू डेल्टा यू होता है, याद रखो। अरे वो 8 मार्क भी तुम अपने हाथ से गवाओगे, इतना इजी है। देखो ये तो भाई इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है बोर्ड वालों का। हाँ, इसका क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन बताता हूँ, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, वही है, और कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट टर्न नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। जब ये पूछ लिया आपको तो ये इक्वेशन डिराइव करना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इट इज अ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। अब सुनो जरा, उधर केमिकल रिएक्शन जब लिखा है तो तुमको एक चीज पे गाइड कर देता हूं मैं, कि ये इक्वेशन जो अपन डिराइव करने वाले हैं ना, ये सिर्फ तभी अप्लाई कर पाओगे जब केमिकल रिएक्शन गिवन होगा, क्योंकि इट इज फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन ही गिवन नहीं है तो दिमाग में कभी लाना नहीं कि इक्वेशन यूज होगा। एक टर्म इसमें होता है, फाइनली जब वो डिराइव होगा तो बताऊंगा, वो टर्म सिर्फ रिएक्शन से ही पता चलता है। अगर गिवन रहेगा तो निकल जाएगा, रिएक्शन ही नहीं होगा तो वो टर्म कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो फिर तो फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा, ठीक है। सुनो पहले ध्यान से, इसमें ना 2 डिफरेंट केसेस है, दोनों केसेस को समझो। पहला तो इन्होंने क्या बोला, ये रिलेशन तो अपने को ऑलरेडी मालूम है, पिछले पिछले वाले स्लाइड में लिखा है अपन ने, कि भाई डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। बट ये इक्वेशन अभी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे यूज करेंगे, तो सबसे फर्स्ट केस में उन्होंने बताया, फर्स्ट केस है फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। देखो रटोगे ना तो कुछ नहीं आएगा, इसे समझ लो अच्छे से। पहले उन रिएक्शंस की बात की गई जिसमें सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स प्रेजेंट है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है। अब ऐसे रिएक्शन में उन्होंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि जो डेल्टा वी होता है ना, डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल। भाई बताओ ऐसा क्यों बोला रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम ऐसे रिएक्शन में स्मॉल क्यों? बहुत इजी है, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल, पहला चीज, तो उनका तो वॉल्यूम चेंज होने से रहा। एंड लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, तो अगर उनका वॉल्यूम चेंज भी होगा, बहुत थोड़ा सा ही चेंज। एप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम कहां नजर आता है, गैसेस में। तो अगर डेल्टा वी बहुत छोटा है तो देयर फॉर पी डेल्टा वी कैन बी नेग्लेक्टेड। समझ रहा है, तो फिर तो ये नेग्लेक्ट कर दो ना, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा ही वैल्यू आएगा। अब यार वो छोटा वैल्यू इसमें ऐड करके क्या ही कर लेंगे, कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। अगर हम पी डेल्टा वी को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमको मिलता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। ये एमसीक्यू में आया है एंट्रेंस एग्जाम में, ये डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू जो लिखा है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ये इक्वल होने के 3 सिचुएशंस होते हैं, 3 सिचुएशंस में ये दोनों इक्वल होते हैं। एक अभी बता दिया मैंने, अभी 2 और बताऊंगा आगे। तो ऐसा पूछते हैं एग्जाम में कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू कब होता है। तो पहला सिचुएशन क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल। पी डेल्टा बी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अपने को डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू मिलता है। ये पहला सिचुएशन है, अभी और 2 आएगा, 2 आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ये समझ गया। केस नंबर 2 देखो भाई, केस नंबर 2 जो है, सॉलिड लिक्विड की बात हो गई ना। हाँ, तो फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस, यही काम की चीज है, क्योंकि ये लोग गैसेस वाली रिएक्शन देते हैं अपने को। गैसेस बोला मतलब कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गैस होगा,
जरूरी नहीं है कि सारे के सारे गैस हो, बट गैसेस होंगे आपके रिएक्शन। अगर गैसेस होंगे ना, तो एक तो पहले लिख लो कि भाई पी डेल्टा वी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। सही बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ भी नेग्लेक्ट करके आओगे तुम। नेग्लेक्ट करना बहुत आसान होता है, कर दो नेग्लेक्ट, हटाओ। तो पी डेल्टा वी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज डेल्टा वी यहाँ पे छोटा नहीं है, गैसेस है भाई। डेल्टा वी बहुत अच्छा खासा आएगा, लार्ज वॉल्यूम चेंज आएगा। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि जो फॉर्मूला है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है गैसेस में, वो नहीं है N1 इंटू आर टी, एंड N2 माइनस N1 जो है उसको आप लिखोगे डेल्टा एन जी आर टी। देखो, ये डेल्टा एन मत लिखना, सिर्फ डेल्टा एन और स्मॉल छोटा सा जी लिखना वहां पे। दैट जी इज फॉर गैसेस। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये तभी निकाल पाओगे आप जब आपके पास डेल्टा एन का वैल्यू होगा। और डेल्टा एन का वैल्यू है ना, केमिकल रिएक्शन से आता है, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इसलिए डेल्टा एन जी लिखा है। इसका मीनिंग क्या है मालूम है अभी? इसका मीनिंग ये है कि N1 और N2 जो है ना, ये सॉलिड या लिक्विड के मोल्स नहीं है, ये सिर्फ गैस के मोल्स होंगे। अगर तुमको रिएक्शन में कहीं सॉलिड या लिक्विड दिखा तो उसका मोल 0 लेना, क्योंकि फॉर्मूला इट ओनली फॉर गैसेस। तो जो डेल्टा एन जी बोला है ना, वो डेल्टा एन जी स्पेसिफिकली गैसेस के मोल्स है, सॉलिड लिक्विड के मोल्स नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी है थोड़ा, एक दो चीज और बताता हूं, ऊपर लिखता हूं मैं साइड में। देखो, जो डेल्टा एन जी है ना, डेल्टा एन जी, वो हम ऐसे निकालेंगे ना, N2 माइनस N1। तो N2 समझ लो क्या है, मैं लिख के दे रहा हूं यहां पे। N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। नॉट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लिखा है मैंने, गैसियस प्रोडक्ट लिखा है, मतलब यू हैव टू कंसिडर ओनली गैसेस। और N1 जो है ना, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। समझा? समझा कि नहीं? ये याद रखो भाई, इसको भूलो मत। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके। और V1 और V2 तो आपको मालूम है क्या है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी डिराइव किया है, इतना ही अच्छे से लिखना है अपने को, और इसमें कुछ नहीं लिखना है। 2 मार्क्स है इसका। आर का वैल्यू क्या लोगे बोलो? हाँ, तो आर भी लिख लो वहां साइड में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और एक मैंने आपको कैलोरी में भी बताया था, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ये भी लिख दो भाई। ये भी हो गया अपना। अभी यहां से अपने को न्यूमेरिकल आएगा थोड़े टाइम में, अपन सॉल्व करेंगे इसको। अभी मैं आपको पहले ना डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, पहले अपन डेल्टा एनजी निकालना सीखते, जरा 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। हो गया? अभी सुनो इधर, डेल्टा एनजी निकालना सीख लो, क्योंकि पूरा वहीं पे गड़बड़ होती है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। देखो, इसमें तो बहुत इजी होगा क्योंकि सारे गैसेस है। अब मुझे डेल्टा Ng निकालना है, विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1। तो अभी मैंने आपको बताया N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो भाई अमोनिया गैस है, इसमें मोल कितने हैं? 2 माइनस 3 प्लस 1, हमें दोनों को काउंट करेंगे, दोनों को। 3 प्लस 1 इज 4, मतलब आपको -2 आंसर आया। ठीक है, ये तो हो गया। एक और, काफी क्वेश्चन काफी बार देखा है मैंने, नीट में, जेई में, सीईटी में भी,
तो वो लोग है ना एक्सप्रेशन बताने बोलते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू का एक्सप्रेशन निकलेगा, अभी ये -2 आ गया, तो फिर इसका एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू -2 RE, समझा? डेल्टा एन की जगह 2 लिख देंगे। तो ये भी पूछते हैं एग्जाम में। और एक और चीज पूछी गई है, सब बता दे रहा हूँ, अभी तुम पढ़ते नहीं हो, ये सब एग्जाम में आता है। एक तो ये आता है, अभी एक और चीज आती है कि इस सिचुएशन के हिसाब से डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या है, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, लेस देन डेल्टा यू, या इक्वल टू डेल्टा यू। इक्वल तो नहीं आएगा, इक्वल वाला तो हो चुका। अब या तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू आएगा, या तो लेस देन। बेसिक मैथ्स है, डेल्टा एच निकालने के लिए डेल्टा यू में से कुछ माइनस हो रहा है, अगर डेल्टा यू में से कुछ माइनस होके डेल्टा एच आ रहा है, इसका मतलब होता है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। ये पूछा एग्जाम में, ये भी एग्जाम में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये भी पूछा है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर देता हूँ, इजी बना देता हूँ। ये कैसे याद रखोगे कि भाई डेल्टा एच लेस आएगा, तो उसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी। पहला ये, चलो यहाँ लिखता हूँ नीचे, पहला ये कि जो आपका N2 है, ध्यान दो इधर, N2 लेस देन N1 हो, अगर N2 लेस देन N1 होगा तो बेटा जो डेल्टा NG होगा ना, वो भी लेस देन 0 आएगा। मतलब क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आया ना, उस केस में रिलेशन आएगा डेल्टा NG लेस देन 0। अभी डेल्टा NG लेस देन 0 मतलब समझ जाओ डेल्टा NG क्या होना चाहिए, तभी ये रिलेशन आएगा, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, पॉइंट मत डालो, ऐसे लिख लो। ये समझा, ये एग्जांपल समझ गया है। अभी दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जो है, ये तो एग्जाम में आया हुआ है, अपने बोर्ड के एग्जाम में, वही ले रहा हूं मैं। देखो, अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन है ये, जिससे बन रहा है अमोनिया NHCl। अब यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालना है। ठीक है, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू N2 माइनस N1, तो N2 पहले तो 2 आएगा क्योंकि दोनों गैसेस है। अब माइनस जिसने भी यहाँ 1 लिखा वो गधा है, क्योंकि ये है सॉलिड, और यहाँ पे सॉलिड के लिए कोई जगह नहीं है, ये 0 है, मतलब डेल्टा एनजी प्लस में आया मेरा, इसका पॉजिटिव आ गया। अब अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस 2RT, और ये एक्सप्रेशन से क्या पता चलेगा, यस, क्योंकि डेल्टा यू में कुछ ऐड हो रहा है तब डेल्टा एच आ रहा है, सो इसका मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू है, और डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू जो आया, इसमें भी मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। उसके लिए पहला चीज तो ये है कि N2 जो है ना वो ग्रेटर देन N1 है, जिसकी वजह से आपका जो डेल्टा NG आया वो भी ग्रेटर देन 0 आया, मतलब कि डेल्टा NG क्या आया, पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देखो पहले, ये भी जो भी मैं तुमको सिखा रहा हूँ ये सब एंट्रेंस के पॉइंट है, खाली जेई नीट की बात नहीं कर रहा मैं, सीईटी में भी आता है, सीईटी में आता है। हो गया,
करूँ चेंज? तीसरा एग्जाम्पल देखो। बताओ। डेल्टा एन जी। हाँ, ये तो भाई 2 - 2 हो गया, ये तो 0 आ गया। ये बहुत यूनिक कंडीशन है, वापस अब ध्यान। अगर ये 0 आया तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था 3 कंडीशन आने वाली है जहां पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू है, तो अब तक 2 मिल चुकी है। एक फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और दूसरा तब जब N1 इक्वल टू N2 हो। N1 इक्वल टू N2। तो ये जो अभी सिचुएशन अपने को कंडीशंस मिली है, इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये इक्वल इसलिए आया क्योंकि हाँ N1 इक्वल टू N2 था, जिस वजह से डेल्टा एन जी 0 हो गया। डेल्टा एन जी 0 हो गया तो डेल्टा एच डेल्टा यू इक्वल हो जाएंगे। समझा? अरे गया क्या भेजे में गधो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेल्टा एन जी कैलकुलेट करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है। हम्म। अब एक और छोटा सा एक्सप्रेशन बचा है, फिर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यहीं पे आ जाएगा वो। उस पॉइंट का नाम है वर्क डन इन अ वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। अगेन केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। आप सुनो, ये फॉर्मूला कब लगता है बताता हूं। फॉर्मूले ना एक स्पेशल कंडीशन में ही लगते हैं, हर जगह कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क के बहुत फॉर्मूले हैं। अब ये जो फॉर्मूला है वर्क डन, ये केमिकल रिएक्शन का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, बहुत बार न्यूमेरिकल में ना क्वेश्चन पूछने के बाद नीचे एक स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसा, स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो अब केमिकल रिएक्शन दे दिया, अब वो केमिकल रिएक्शन का वर्क निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला है। फिर वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा क्या ऑन द सिस्टम, वो तो प्लस माइनस से डिसाइड होएगा कि मेरा आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला है। अब देखो इधर फॉर्मूला, पहले तो वर्क डन का जो जनरली जो फॉर्मूला हम हर जगह यूज करते हैं, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। तो थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि अज्यूम कर लो कि जो P एक्सटर्नल है वो इक्वल टू P है। वैसे तो हमने इसके पहले भी एक बार अज्यूम, एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर सेम। अगर ये हमने माना तो फिर W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा ये। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस पी वी टू माइनस, पी को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पी वी टू प्लस, अब वही स्टेटमेंट आइडियल गैस लेना पड़ेगा, है ना। सो इफ द गैसेस वर बिहेविंग आइडियली, तो फिर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो। सो वही सेम पॉइंट अभी मैं अलग से वापस डबल इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, वही इक्वेशन लिखने वाले। व्हाट इज पी वी टू का इक्वेशन क्या था, एन टू आर टी, और पी वी वन का एन वन आर टी, है ना। अब आप क्या करो, माइनस बाहर लिख दो और अंदर लिखो एन टू माइनस एन वन, और आर टी को कॉमन ले लो। लिख सकते हैं ना ऐसा, ब्रैकेट में डाल दो ना उसको। तो इसलिए लिखा बिकॉज एन टू माइनस एन वन क्या है, अरे अभी तो पढ़ा ना गधो, डेल्टा एन जी। आगे एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर
वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। अब वापस से देखो, ये भी डेल्टा एनजी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका डेल्टा एनजी नेगेटिव आया, मैं लिखूंगा अभी अगले स्लाइड में लिखूंगा, अगर आपका डेल्टा एनजी नेगेटिव आया तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्यों? माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आया तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। और तीसरा केस, अगर डेल्टा एनजी जीरो आया तो वर्क डन भी जीरो आएगा। तीन कंडीशन लिखेंगे अभी, ये भी लिखो, इंपॉर्टेंट है, और ये भी आता है कभी कभी 2 मार्क्स के लिए। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आता है, कितना करना है, ठीक है। तो इसको अभी अपन तीन कंडीशन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं जगह खाली है, तुम नीचे लिख लेना, उसके नोट में लिखो, इसको नोट में, नोट में लिख लो भाई। पहला क्या लिखोगे? अगर डेल्टा एन जी, सुनो पहले, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो आया, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो ऐसे केस में W क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर W पॉजिटिव आएगा तो आप क्या लिखोगे? हाँ, ऐसा ब्रैकेट में नीचे लिख दो भाई, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो आया, मतलब डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा, और इसको आप लिखोगे वर्क डन बाय द सिस्टम। तीसरा कंडीशन भी लिखने का है, हाँ, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो आया तो फिर वर्क डन भी जीरो रहेगा, इसको लिखेंगे नो वर्क डन। नो वर्क डन, समझा? देखो ये क्वेश्चन है अभी, देखो भाई, अब ये ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, और पब्लिक को लगता है कि इसमें थियरी लिखना है, और एक्सप्लेन करते हैं ऐसे 8-10 लाइन, कुछ भी लिख के कुछ भी लिख देते। अभी मैंने तुमको बोला कि तीन ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे ये इक्वल होता है, दो मैं बता चुका हूँ, तीसरा इसी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो वापस लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी, फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, वो था फॉर रिएक्शंस, हाँ वो लिखना है यहाँ पे, फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो हमने जो लिखा वो वापस इधर लिखेंगे, हमने क्या लिखा था? डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल, so therefore P delta V can be neglected. तो अपन लिखेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा V, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अभी मैंने आपको पढ़ाया, when N1 is equal to N2, डेल्टा NG इक्वल टू जीरो हो जाता है, बराबर। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, तो फिर यहाँ पे अपने को जीरो पुट करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? जीरो इंटू आर टी, सो देयर फॉर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, ये हो गया सेकेंड। तीसरा थोड़ा सोचो, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हो जाए? तीसरा कंडीशन,
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, थर्ड कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड। ये है थर्ड कंडीशन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में जाएंगे तो डेल्टा V जीरो रहेगा। तो हमने लिखा था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, याद आ रहा है? ये तो हमने बाद में मॉडिफाई किया ना, पहले तो वही था P डेल्टा V। डेल्टा V आपका जीरो हो गया आइसोकोरिक में, आ गया आंसर P इंटू जीरो, सो देयरफॉर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। समझा? तो तीन कंडीशन समझ में आ गई। पहला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दूसरा है जब N1 इक्वल टू N2 हो जाता है, और तीसरा है जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उस टाइम पे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U होता है। समझा? और अगर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U हुआ ना, इसका मीनिंग है QP इक्वल टू QV हो गया है। समझा? QP और QV सेम हो चुका है। अब 2 मार्क्स के लिए ये पूछा गया है, और पब्लिक लिखेगी उसमें थियरी, थियरी का कोई इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक्सप्लेन करना है, एप्लीकेशन है। थर्मो में ना, कहीं भी थर्मो में लोग जो भी पूछेंगे तुम्हारे, कहीं भी थियरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। आगे भी जितना भी पूरा चैप्टर है उसमें कहीं भी बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा बड़ा थियरी नहीं है, तो जबरदस्ती का बहुत थियरी पढ़ने का नहीं। इसमें से डेफिनेशंस आते हैं, लॉ के स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है। ऐसा बड़ा सा कोई थियरी का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कभी, तो इसके लिए थियरी ज्यादा पढ़ना नहीं, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेने। हो गया? चलो हाँ, तो डेरिवेशन में भी क्या थियरी है क्या? डिराइव करना है ना। थियरी मतलब ऐसा लंबा चौड़ा 10 पॉइंट का आंसर, 6 पॉइंट का आंसर, ऐसा कुछ नहीं है थर्मो। थर्मो में सिंपल डेफिनेशन है। देन अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जल्दी लिखो। क्या हो गया? मजा आ रहा है इंटीग्रेटेड बैच छोड़ के, रातों की नींद हराम हो गई थी। ऐसे ही नीट क्रैक होता है क्या लोगों का? उससे ज्यादा बिजी रहते हैं, 15 घंटा पढ़ते हो। मजाक नहीं कर, नीट जेई IIT जो लोग क्रैक करते हैं, 4-5 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होता। डॉक्टर बन देंगे ना, वही से बनेंगे डॉक्टर। 24 घंटा जगाएंगे तुमको उधर हॉस्पिटल, क्यों जगाएंगे? हाँ। अरे मैं तो 5 ही घंटा करती थी सर, तो जाने दो मेरे को। चलो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4.7 करेंगे पहले, 4.7। ओके, चलो ध्यान दो इधर। पहला जो क्वेश्चन है ना, वो लिखा है उन्होंने डेल्टा H फॉर दी रिएक्शन, एक रिएक्शन है कार्बन प्लस 3H2 गैस गिव्स C2H6 गैस। इसका ना डेल्टा H गिवन है, डेल्टा H -84.4। ओए गधो, चुप बैठो यार। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है, मतलब इसमें 273 ऐड कर दो, इसको केल्विन बना दो।
और आगे बोला है कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन एट 25 एंड आर का वैल्यू गिवन है। आसान कर दिया इन्होंने आर देके अपने ऊपर। अब क्वेश्चन रिएक्शन के ऊपर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? फॉर्मूला तो यही लगेगा, क्योंकि मैं डेल्टा एन जी निकाल सकता हूँ वहां से। आर गिवन है, टी गिवन है, डेल्टा एच भी गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे उस रिएक्शन में। तो डेल्टा एन जी इज ओनली फॉर गैसेस, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, सॉलिड को कंसीडर नहीं करना, गैस को, लिक्विड को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ गैस को कंसीडर करना। प्रोडक्ट में गैस है मीथेन, कितना मोल है उसका? 1 मोल। और रिएक्टेंट में कोई गैस है क्या? हाइड्रोजन, इसको मत कंसीडर करना, ये सॉलिड लिखा है। 1 - 3, सो यू गॉट 2 मोल्स, बराबर डेल्टा एन जी आ गया। अब आगे देखो, सॉरी -2। अब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब एक चीज और करनी बाकी है, सुनो। डेल्टा एच का यूनिट किलो जूल में है, और ये जो है ये जूल में है। देखो दो चीज है, या तो उसको जूल बना दो या इसको किलो जूल बना दो। तो मैं तो बोलता हूं इसको किलो जूल बना दो, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में डेल्टा एच डेल्टा यू के जो वैल्यूज है वो किलो जूल में एक्सपेक्ट करते हैं अपने से। तो अपन वो किलो जूल को चेंज नहीं करेंगे, अपन इसको चेंज कर देंगे जूल को। जूल को किलो जूल करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ हाँ, तो आर के वैल्यू को 10⁻³ कर देंगे उधर। अच्छा, डेल्टा एच का वैल्यू लिख दो पहले, कितना है भाई? 84.4 किलो जूल इक्वल टू डेल्टा यू। अच्छा, -2 आएगा अब इधर, -2 क्या आएगा? मोल, यूनिट के साथ लिखो, इंटू आर का वैल्यू 8.314 है ना, मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से, तो तुमको मिलेगा इधर किलो जूल पर केल्विन पर मोल। और फिर टेम्परेचर आपको दिया है 298। कौन से यूनिट कैंसिल हो रहे हैं? मोल से पर मोल कैंसिल, पर केल्विन से किलो जूल बचेगा इधर। अब बस उसके बाद क्या है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इनको इसको लेके आ जाओ लेफ्ट में, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो, और 10⁻³ कुछ मत करो, रहने दो ऐसी उसको। टू 98 इंटू 8.314 इंटू 2, भाई इसका कितना आया पहले वो बोलो। ये राइट हैंड साइड में कितना आया 298 से मल्टी? बराबर है। बाकी लोग ने बस अभी जस्ट पेन स्टार्ट किया है, शुरू किया है अभी लिखना ही, मैं आंसर बता दिया। सो -84.4 किलो जूल इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 4955.14 इंटू 10⁻⁻3। मतलब एक्चुअली ये देखा जाए तो ये 4.955 है, मतलब इसको 10⁻³ लिया ना, 10⁻³ मतलब 3 डेसिमल पीछे ले लो, 4.955, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो फिर डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा यू इक्वल टू -84.4 किलो जूल प्लस 4.955 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल बचा इधर भी गधो, किलो जूल और किलो जूल,
अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो फिर तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 79 पॉइंट, क्या है यश? 79.44 आंसर है किलो जूल में। हो गया, मिल गया आंसर। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है ये। तो तुमको 3-4 मिनट से ज्यादा, 2-3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। क्या आंसर है भाई इसमें? वही आंसर है, -79.44 किलो जूल। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। आगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम नंबर 4.8। ये तो ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखो, उधर पूछा है इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। मतलब हीट रिलीज होने का मतलब क्या है? हाँ, बाय द सिस्टम, एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब +6 हो गया ये। तो पहले तो ये लोग पूछ रहे हैं डेल्टा एच बताओ, एंड उसके साथ साथ डेल्टा यू बताओ। तो पहले तो मैं डेल्टा यू बताऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ, पहला अपन क्या करते हैं, डेल्टा यू ही निकाल लेते हैं ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो अपने को क्यू और डब्ल्यू दोनों मालूम है, तो यहाँ पे रख दो भाई, -2 किलो जूल प्लस 6 किलो जूल विच विल गिव यू +4 किलो जूल। ये आपका पहला आंसर आ गया। पहला आंसर आ गया। अब अपन डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, बोलो। डेल्टा एच कहां से निकालेंगे? देखो, हमने पढ़ा था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। तो मैंने पी डेल्टा भी क्यों नहीं लिया बताता हूँ, क्योंकि पी एक्सटर्नल डेल्टा भी डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू गिवन है इधर, थोड़ा दिमाग लगाना रहता है। अब देखो, अपन ने क्या पढ़ा है कि भाई डब्ल्यू जो होता है ना, वो माइनस माइनस पी एक्सटर्नल होता है ना। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू लिखना है। डेल्टा यू कितना निकाला हमने? हाँ, +4 और डब्ल्यू कितना है? प्लस है ना, तो प्लस माइनस -6 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? -2 आएगा। अच्छा, अब मैं एक चीज पे जरा ध्यान दूं, अगर तो डेल्टा एच और क्यू का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या मालूम है? हाँ, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए आपका डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी हो गया। क्यू नहीं लिखेंगे, वो क्यूपी हो गया। फिर हमें डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी होता है ना। अगर डेल्टा एच -2 आ रहा है और क्यूपी -2 आ रहा है, मतलब ये क्यू नहीं है, ये क्यू पी है, ये क्यूपी है। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर -2 किलो जूल। इतना ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था ये, कोई कुछ है ही नहीं, एडिशन फॉर्मूला अप्लाई करना है और एनर्जी निकालनी है। ये चैप्टर सच में ना एकदम बोनस है।
सच में इसका न्यूमेरिकल भी सब ऐसा ऐसा एकदम इजी न्यूमेरिकल पूछते हैं, कुछ घुमा फिरा के पूछते नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल इतने ज्यादा है, मेरे को लगता है 16 क्वेश्चन, 16-17 क्वेश्चन तो सॉल्व एग्जाम्पल में। कितनी बार तो वहीं से क्वेश्चन आता है, सिर्फ नंबर चेंज कर देते हैं। 8 मार्क्स तो अपने मतलब होने ही चाहिए इसके अंदर थर्मो में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह आता है, तो फिर तो चैप्टर और अच्छे से याद होना चाहिए। खाली साइन का फर्क होता है, बाकी क्या आधा चैप्टर तो सब सेम ही है। हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं अभी, प्रॉब्लम नंबर 4.9। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन सेम टू सेम, इसमें से ना ये जो रिएक्शन है ये भी यही आया था, सल्फर वाला जो इधर लिखा है इन्होंने, नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन आया था ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ SO2 एट 25। ओके, तो लोग पूछ रहे हैं कि वर्क डन निकालो, किसका वर्क डन निकालो? ऑक्सीडेशन ऑफ कितना मोल है? 4 मोल्स। 4 मोल्स किसके? SO2 के, वो भी 25 डिग्री पे। 25 डिग्री तो टेम्परेचर बता देता है, 298। अच्छा, अब उन्होंने अपने को क्या किया, रिएक्शन लिख के दिया है कि रिएक्शन तो ये है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। अब मैं तुमको मिस्टेक भी बताता हूं, जो मेरे को क्योंकि याद रहा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों ने गलती की थी क्वेश्चन में। थैंक यू। हाँ सुनो, अभी ये क्वेश्चन में पब्लिक ने गड़बड़ की थी, बहुत लोगों ने किया था। इधर रिएक्शन जो गिवन है, डायरेक्ट इसको यूज करके लोगों ने सॉल्व किया, जबकि इसके लिए सॉल्व नहीं करना था, इसके लिए सॉल्व करना था। वर्क डन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल, और उन्होंने रिएक्शन 2 मोल का दिया था। बहुत लोगों ने इधर पे मिस्टेक की थी। 2 मोल का आंसर थोड़ी निकालना है, 4 मोल का निकालना है। अगर मान लो 2 मोल का निकाल भी लेते तो इतना दिमाग होना चाहिए था उसको डबल कर दो, वो भी नहीं किया किसी ने। इससे बेटर है कि इसको पहले 4 मोल में कन्वर्ट करें, पूरे रिएक्शन को है ना, तो उसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अबाव रिएक्शन बाय 2। ठीक है, क्या मिलेगा अभी बोलो? 4SO2 प्लस 2O2 यस 4SO3। ध्यान दो, वर्क डन निकालने बोला है, यहां पे ना तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगेगा और ना ही डब्ल्यू मैक्स लगेगा, यहां लगेगा वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन माइनस डेल्टा NG/RT, क्योंकि टी अपने को गिवन है 25 डिग्री, और डेल्टा NG मैं रिएक्शन से निकालूंगा। तो पहले मैं डेल्टा NG कैलकुलेट कर लेता हूं, N2 माइनस N1 कितने मोल है? 4, माइनस 4 और 2 6, मतलब -2 आ गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला? W सॉरी, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT। तो ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो प्लस हो गया ये तो, इनटू R का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 25 डिग्री है, 298 केल्विन। अच्छा, आंसर है ना जूल में आएगा, तो जूल में आएगा। अब जिनको नहीं समझता वो लोग ऐसा लिखो भाई, जिनको समझ नहीं रहा है, ये प्लस ये 2 मोल है, और R जो है ना वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, और टेम्परेचर 298 केल्विन है।
अब देख लो अभी क्या बच रहा है लास्ट में, मोल से मोल गया, केल्विन से केल्विन गया, जूल में आंसर आएगा। ओके, आंसर निकालो और एक स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन में, स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। W पॉजिटिव आने वाला है, ऑन द सिस्टम, वो लास्ट में स्टेटमेंट लिखने। कितना आ रहा है? प्लस 4955.14 जूल आ रहा है ना। चाहिए तो इसको आप किलो जूल में लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो 10⁻³ कर दिया तो फिर कितना आएगा, प्लस 4.955 किलो जूल हो गया। और लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, बिना स्टेटमेंट के उसको आंसर को ऐसे नहीं छोड़ने का, क्योंकि जब वो लोग पूछ रहे हैं ना आपको स्टेट, मतलब यू हैव टू राइट डाउन दी स्टेटमेंट। प्लस में आंसर आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई वर्क डन ऑन दी सिस्टम बाय दी सराउंडिंग। देखो इतना इजी क्वेश्चन है ये, अब इसमें भी पब्लिक ने गड़बड़ की है, तो ये सारी चीजों को समझो अभी। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ? गया एक्सरसाइज पे आ जाओ, पेज नंबर 88 पे। इधर है ना क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसका मैं 8th वाला सॉल्व कर रहा हूं अभी, क्वेश्चन नंबर 4 का 8th वाला एक्सरसाइज में। पेज नंबर 88, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 8। हाँ तो क्वेश्चन है, ध्यान दो, कैलकुलेट द वर्क डन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने बोला भाई वर्क डन निकालो, क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्वेश्चन वर्क डन निकालो, किसका वर्क डन निकालना है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ साइलेंट 132 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री, मतलब 373। अब मुझे 132 ग्राम मैटर करेगा, मास दिया उन्होंने, मोल नहीं दिया। देखो इस बार, पिछले क्वेश्चन में 4 मोल बोल दिया था, फिर मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ये है, अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड डिकम्पोजिशन पे देता है N2O गैस प्लस 2H2O गैस। अब बोलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। पहली बात तो देखो यहाँ पे जो W लगेगा वो लगेगा माइनस डेल्टा NgRT। अब डेल्टा Ng निकालने के लिए मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल पता होने चाहिए। अब भले उन्होंने वहां पे 132 ग्राम दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सॉलिड है, मैं क्यों निकालू मोल उसका, वह सॉलिड है ये।
अब ये 1 मोल रहे कि 10 मोल रहे या कितना भी रहे, क्यों चाहिए मुझे? उसका यूज ही नहीं है। मुझे सिर्फ गैसेस के मोल्स चाहिए। चेक करो खाली बैलेंस है क्या, बैलेंस है क्या, खाली उतना चेक कर दो बस। दो नाइट्रोजन आ गए, 3 ऑक्सीजन है, 2 इधर है, 1 इधर है, 4 हाइड्रोजन। अब बस खत्म, इसकी कोई कहानी नहीं है। दैट इज टू कंफ्यूज। 132 ग्राम। अभी अपने को कितने लोग को लगा कि मोल निकालना पड़ेगा? तो जब यहाँ सॉलिड लिख दिया तो मोल की जरूरत ही नहीं है। अगर वो गैस लिखा होता ना, तब मैं इसका मोल कैलकुलेट करता, फिर डेल्टा एनजी में उसको यूज करता, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। अभी मेरे को जरूरत ही नहीं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। अरे समझ रहा है क्या गधो? अभी सॉल्व करो, करो। अरे आ गया क्या आंसर? डेल्टा एन जी N2 माइनस N1, तो N2 के कितने मोल है टोटल प्रोडक्ट के? 3 मोल, माइनस 0, सो ये तो 3 आएगा। सो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। सो इट इज माइनस 3 मोल इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर 100 है ना, तो 373 केल्विन। चलो मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और क्योंकि वैल्यू आपका नेगेटिव आने वाला है तो स्टेटमेंट लिख देना लास्ट में। नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, W का नेगेटिव आंसर आएगा, तो W नेगेटिव मतलब क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। पहले आंसर निकालो, जूल में आंसर आएगा। नहीं, 9 क्या बोल रहे? 9 में आंसर आ रहा है, बुक में कितना है? कुछ भलता ही दिया है इन्होंने। हाँ देख रहा हूँ। इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है भाई? किसकी? हाँ बराबर, वो तो तूने सही बोला, करेक्ट। कितना मोल आ रहा है वो? स्टोइकियोमेट्री चेंज हुई हाँ। कितना, कितना आ रहा है? नहीं नहीं बराबर, एक चीज मिस कर गए। इसको, इसका मोल तो यूज नहीं करना है, बट उन्होंने बोला ना 132 ग्राम का निकालना है। हाँ तो उसके हिसाब से आंसर निकलेगा ना। अभी अपन ने क्या किया, ओए गधो ध्यान दो, मोल कंसीडर नहीं करना है, बट स्टोइकियोमेट्री अपने को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी 132 ग्राम कितना होता है, देखो इसका इसका मोलार मास निकालते पहले। मोलार मास कितना हो गया? 2 नाइट्रोजन है ना, तो 14 इंटू 2, ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 इंटू 3, हाइड्रोजन 4 है, तो 48 और 4 52 और 28 80 आ गया। ओके 80 आ गया मोलार मास। तो इसका मतलब मोल कितना आएगा इसका? तो मोल आएगा 132 बाय 80 आएगा ना। कितना आ रहा है देखो, 1.65 आ रहा है। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। हाँ बराबर, बराबर है। ओके अभी खाली क्या करना है पता है, देखो ये ये 1 मोल है, तो हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो 1 मोल के हिसाब से आया। अपने को आंसर 1.65 मोल के हिसाब से निकालना है ना, तो 1.65 के हिसाब से इसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पूरा रिएक्शन को 1.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको अपन ने 1.65 से मल्टीप्लाई किया, बराबर, तो ये तो 1.65 मोल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? ये उसका डबल हो जाएगा। हाँ तो अब निकालो कितना होएगा, देखो रिएक्शन। इधर भी कर सकते हैं,
रिएक्शन रिएक्शन के क्वेश्चन में रिएक्शन को ऐसे चेंज करना पड़ेगा मोल के हिसाब से। 132 ग्राम का दिया है ना, उसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन नहीं लिखा, डायरेक्टली आंसर पे 3.65 मल्टीप्लाई करके दे दिया तो भी करेक्ट। वो उनके मूड पे। हाँ, क्योंकि अभी ये थियरी पेपर है, थियरी पेपर में तुमको थियरी दिखानी पड़ेगी ना। तुमने मोल निकाला, तुमको दिखाना पड़ेगा, फिर तुमने उसके हिसाब से रिएक्शन लिखा, तो तुमको दिखाना पड़ेगा। एंट्रेंस में कर देते तो चल जाए, इधर सोल्यूशन के तो मार्क्स है। तो ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा, तो अगर ये 1.65 है तो ये भी 1.65 ही रहेगा, तो ये आपका 1.65 हो जाएगा। और ये उसका क्या हो जाएगा, डबल। कितना हो गया 1.65 का डबल कितना हो गया? 3.3 ना, 3.30 बराबर है H2O। तो देखो जरा डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ बराबर 4.95 माइनस 0, 4.95 आ रहा है। बस इधर पे वही चेंज करना है, ये 3 मोल के जगह ना, 3 मोल के जगह माइनस 4.95 आ जाए। अभी भी आंसर 15,000 में आएगा, नहीं आ रहा है ना? अगर 18 में लिखा, सब नई बुक्स है क्या किसी के पास? वही लिखा हुआ है। हाँ करेक्शन है भाई, करेक्शन है। एक कुछ बुक्स में -18 लिखा है, वो गलत है। अभी करेक्शन किया है, इस बुक में बराबर लिखा है 15.35 आंसर आता है। अभी जो जूल में आंसर आया ना, इसका आंसर जूल में आएगा -15,350.5 आया, 0.5 जूल। इसको किलो जूल करोगे ना, सो W इज इक्वल टू -15.35 किलो। करेक्शन कर लो, जिसके भी बुक में -18 लिखा है आंसर वो नहीं है, नई बुक में करेक्शन हुआ है, -15.35 किलो जूल आंसर है। और माइनस आने का मतलब नीचे स्टेटमेंट लिखो, वर्क डन बाय द सिस्टम। चलो एक और सॉल्व करेंगे अभी। हाँ भाई भाई देख लेंगे अपन। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन 4 का ना 14th वाला। नंबर 14, ये नंबर 8 था ना, नंबर 14 करना है। बिना पूछे चला गया, भी रुको, अगली बार इसको पूरा साल भर नहीं भेजूंगा। ओके ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ, सेम टाइप का है वापस से, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl गैस, ठीक है, एट 200 डिग्री सेल्सियस। और इन्होंने अपने को HCl का रिएक्शन दिया हुआ है, वो है 4 HCl गैस प्लस O2 गैस gives 2Cl2 gas plus 2H2O। ओके निकाल सकते हो आंसर। देखो उन्होंने 1 मोल के लिए निकालने बोला है, रिएक्शन कितने मोल के लिए दिया है, डिवाइड बाय 4 कर दो पूरे रिएक्शन को, समझा? पहले रिएक्शन को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो डिवाइड अबव रिएक्शन बाय 4, तो ये कितना मोल हो जाएगा 1 मोल। HCl 1 मोल चाहिए ना, ये कितना हो जाएगा, हाँ मतलब 1/4,
0.25 करेक्ट। उसके बाद हो जाएगा 1/2 Cl2 और ये भी हो जाएगा 1/2 H2O। कोई लिक्विड सॉलिड है क्या इसके अंदर? सब गैस है ना? हाँ, तो डेल्टा Ng निकाल लो। डेल्टा Ng निकालो और वापस वही वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, माइनस डेल्टा Ng/RT। लिखना वैष्णव। हाँ, भारत में जाने का है। अभी बुक चेक करना पड़ेगा। तो मैं ना बहुत कैजुअली लेते हो भाई केमिस्ट्री। ऐसे बम्बू है ना केमिस्ट्री में, तुमको पता नहीं है अभी। फेल होगे ना तब मालूम पड़ेगा। 17 मार्क का न्यूमेरिकल और 25 मार्क का ऑर्गेनिक। 40 मार्क तो इधर ही चले गए तुम्हारे हाथ से। कुछ लिखा ही नहीं लगता है तूने आज। फिर क्यों रखा बुक? मिस हो गया तो रख देने का। कुछ नहीं, पेज छोड़ देने का। लिख जल्दी फटाफट। आ गया? अरे तो -0.25 होता है। आ गया? अबे ये हाफ मोल और हाफ मोल कितना हो गया? ये तो 1 मोल हो गया और ये 1 + 1/4 इज 0.25, मतलब ये 1.25। तो इसको आएगा -0.25 मोल। तो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस ना, प्लस इसको 1/4 लिखो, इजीली कैंसिल हो जाएगा ये। टेम्परेचर 200 डिग्री है ना, 473। करो सॉल्व। 4 से इसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है? +983.13 जूल आंसर आएगा। ये आएगा आंसर। हाँ, 214 लिख चलेगा ना? 13 से 14 में क्या फर्क पड़ता है?